टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में आज हम पढ़ेंगे कार्डियक सिस्टम की डिजीज़, जिसमें पहली डिजीज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन इज़ ए डिजीज़ इन विच देयर इज़ ए कंसिस्टेंसी एलिवेट ब्लड प्रेशर, यानी कि लगातार। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया है लगातार उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना या एलिवेट होना। और किससे होना? 140 से लेके 140/90 mmHg से कंटिन्यूसली उसका प्रेशर इंक्रीज़ रहना, उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। This elevate pressure is not only related to external stimuli, it is a body abnormality. इसमें कैटेगरीज क्या होगी? नॉर्मल होता है 120 से 80, ठीक है। और प्री हाइपरटेंसिव कितना हो जाता है? 121 से लेके 81 अपॉन, और 139 से लेके 139 से लेके 69 तक प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होती है। फिर 120 से 80 या फिर 140 से 90 तक हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल है। 120 से 80 तो ये प्री में कब चली जाती है? जब ये 140 या 90 होने लग जाती है, तब ये हाइपरटेंशन में चली जाती है। सेकंड ये थी प्री हाइपरटेंसिव, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में 140/90 से 159 से 99/99 हो तो वो 1 स्टेज हाइपरटेंशन होगी। और 160 से 100 या 179 से 109 हो तो वो सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन होगी। और थर्ड स्टेज में तो अबाउ 180/110 यानी कि 180/110 से ज़्यादा अगर बीपी हो जाए तो वो थर्ड स्टेज बोलेंगे, और उसको बोलेंगे हम हाइपरटेंशन क्राइसिस। यानी कि इसमें अर्जेंसी और इमरजेंसी दोनों रहेगी। अर्जेंसी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन को डैमेज नहीं हुआ है अभी तक। इमरजेंसी का मतलब कि जो हाइपरटेंशन है, जो बीपी है, वो जोर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण ऑर्गन भी अंदर बॉडी में डैमेज हो रहे हैं और पेशेंट को खतरा है, ठीक है। पेशेंट कम इक्वेशन है, पेशेंट इज़ कम, और बीपी है उसकी 210 से 110, तो हम क्या करेंगे? इमरजेंसी उसको ट्रीटमेंट देंगे, उसका इलाज करेंगे, उसको घर नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन when the cause of hypertension is not unknown, cardiovascular system is responsible। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन when the cause of hypertension is known as other disease, example chronic kidney disease, beginning hypertension 150/90, malignant hypertension 200/1 210 से लेके 110 हो तो क्या बोलेंगे हम? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब जो हाइपरटेंशन है उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? नॉन मॉडिफिकेशन रिस्क फैक्टर, इसमें होगा जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, एज, एडवांस एज 70 ईयर से ज़्यादा होना, मेल फीमेल सेक्स रेशियो होना। जनरल मेल में ज़्यादा होता है हाइपरटेंशन फीमेल के मुकाबले। ड्यू टू हार्मोन एस्ट्रोजन के कारण हाइपरटेंशन मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसमें हाइपरलिपिडेमिया, अल्कोहल, स्मोकिंग, सेडेटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, एंजाइटी, डायबिटीज़, मलाइटस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या हो जाएगा? एसिम्टोमेटिक डिजीज़, साइलेंट किलर भी बोलते हैं इसको। हेडेक होगा, हेड हैवीनेस होगा, ब्लड विजन होगा, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, वर्टिगो और गर्टीनेस का मतलब चक्कर आना। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हाइपरटेंशन का? तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और ABP यानी कि
एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, ईसीजी करा सकते हैं, टीएमटी टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं, ट्रेंड मेल टेस्ट कर सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, T3 T4 TS ये सब कुछ चेक कर सकते हैं, KFT मतलब यूरिन टेस्ट, क्रीटिन टेस्ट ये सब कुछ कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल, टोटल कोलेस्ट्रॉल TD अगर 200 से ज़्यादा mgdl आए कोलेस्ट्रॉल तो हम कर सकते हैं, और 150 से ज़्यादा आए तो हम TG मान सकते हैं उसको, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हाइपरटेंसिस का नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है बट कैन कंट्रोल, हम इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हाइपरटेंशन को, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय माध्यम मेडिसिन्स। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटी हाइपर सेंसिटिव मेडिकेशन देंगे पेशेंट को, देयर आर द ड्रग्स विच इज़ कंट्रोल ब्लड प्रेशर, देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एंटी हाइपरटेंशन। ए मतलब हो गया ARB, AC इनहिबिटर, B यानी बीटा ब्लॉकर, C यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और D यानी डायूरेटिक। ये सब कुछ दवाएं देके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। A यानी कि ARBS और AC इनहिबिटर ये एक ही नाम है। इसमें हम ARBS का मतलब क्या हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसका मतलब क्या होगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और ACE इनहिबिटर का मतलब हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर है RAAS, BP बढ़ाने का काम करता है, रास सिस्टम बोलते हैं जिसको हम। इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन हो गई पेशेंट को, हाइपोवोलीमिया हो गया, हाइपोनाइट्रीमिया हो गया, तो रीन एंजियोटेंसिन एडोलेसेंस क्या करेगा, उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा, जिसमें हाइपरटेंशन, हाइपोवोलीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया हो गया, उसमें हाइपरकैलीमिया भी हो जाता है। फिर ये एंजियोटेंसिनोजन क्या करेगा, रेनिन पे काम करता है और एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है। फिर AC इनहिबिटर आता है, फिर वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड बनाता है। फिर उससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो वेजो कॉन्ट्रैक्शन हो रखी होती है, और ब्लड वेसल वेजो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे क्या होता है, BP वापस बढ़ने लग जाता है। और क्या करती है, एंजियोटेंसिन सेकेंड एडेनिलिन, फिर ये क्या करती है, और एडेनिलिन कोर्टेक्स और एडेलोस्टेरोन और सोल्ट हार्मोन इन पे काम करती है। एडेनिलिन कोर्टेक्स या एडेलोस्टेरोन क्या करती है, सोडियम को करती है, और इसमें सोल्ट हार्मोन कौन कौन से होते हैं, BP का, ये क्या करते हैं, BP इंक्रीज़ करते हैं, सोडियम इंक्रीज़ करते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन पोटेशियम को क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर BP को बढ़ाना है तो सोडियम को बढ़ाओ, वाटर को बढ़ाओ, कम हो गई है वो तो, ठीक है ना, बढ़ गया सोडियम, वाटर, पोटेशियम कम हो जाता है बॉडी के अंदर, ये सब बढ़ता है। तो फिर है ARBS, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, देयर आर द एजेंट which help in blocking angiotensin receptor. This decrease vasoconstriction, decrease sodium and water reabsorption. Example सेरेटिनिन या सिफिक्स बोल सकते हैं, सेरेटिन या सिफिक्स। और क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल, टेलमीसेटेन, ओल्मीसेटेन, ओसेटेन, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, हाइपोटेंशन, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया। ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitors. This agent block the angiotensin converting enzyme, inhibit the conversion of angiotensin first into the angiotensin second. इसमें क्या आता है, पीछे प्रिल आता है, AE इनहिबिटर में प्रिल आता है पीछे, तो रेमिप्रिल,
कैप्टोप्रिल, एनेलोफ्रिन, लिसिनोप्रिल। तो ये ड्रग्स हो गई है जो यूज़ करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? ड्राई कफ, पेशेंट को ड्राई कफ आएगा और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है? बीटा ब्लॉकर्स करती है बीटा एडेनिलिन जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करती है। दिस एजेंट एक्ट ऑन बीटा ब्लॉकर्स sympathetic receptor, block its action by blocking beta receptor hurt and decrease systematic action। इसमें एग्जाम्पल पीछे लोल सेप्सिक्स आएगा, जैसे कि एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोपेलोल, टेमेटोलोल ऐसे आएगी। इसका साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन होना, ब्रेडिकार्डिया होना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में होती है? डायबिटीज़ मेलाइटस में, हाइपरग्लाइसीमिया में और हाइपरग्लाइसीमिया में, यानी कि जिसका ब्लड प्रेशर शुगर ज़्यादा उसको नहीं देनी चाहिए बीटा ब्लॉकर्स। तो इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे, इंसुलिन लगाएंगे, जिससे वापस क्या हो जाए? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जो कि एक साइड इफ़ेक्ट हो गया। फिर से इसमें हाई सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के दिखते हैं। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे इसके? रेस्टलेसनेस, पाल्पिटेशन, डाइफोरेसिस। पाल्पिलेशन का मतलब होता है वेरी फास्ट हार्ट रेट का बढ़ना। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में ना जो पेरिसिटेबल जो ड्यू टू द ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्रीसिपिटेबल ड्यू टू ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। CCBS, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दिस आर द एजेंट दैट ब्लॉक द कैल्शियम चैनल, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। फिर ये क्या करता है? इसमें डिपिन आता है पीछे, डिपिन सरफेस पीछे आता है, जैसे कि एग्जांपल एमिलोडिफ्लिन, निबिटिब्लिन, कैलिमिडिप्लिन, ये सब कुछ पीछे डिप्लिन आता है मेडिसिन के पीछे। इसमें बीपी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का? तो इसमें पेडियल एडिमा होता है। क्या होता है? पेडियल एडिमा या पिटिंग एडिमा होता है। इसमें पल्मोनरी एडिमा होता है जो कि डेंजर है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन या पोस्चर चेंज करने पे होता है। तो पेशेंट को हमें सलाह देनी है कि वो आराम से, जब वो नींद से उठे या आराम करके उठे, तो पहले सुपाइन में थोड़ी देर बैठे, सिटिंग पोजीशन में बैठे। रिस्क ऑफ फॉल होने की कंडीशन होती है। हमारी बॉडी तो क्या है, उसको झेल सकती है आराम से, हम 1 सेकंड में उठ बैठ सकते हैं। लेकिन जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं वो ऐसा नहीं करे। जब वो उठे तो आराम से उठे, 2 मिनट बैठे, फिर धीरे धीरे चले, उनको ऐसा करना चाहिए। अब 4 है डायूरेटिक, वॉल्यूम का डिक्रीज़ करवाती है, बीपी डिक्रीज़ कराती है। लूप डायरोटिक, कैल्शियम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, थाइजाइड डायूरेटिक, कैर्पोनिक इनहाइड्रेनियस इनहिबिटर, ऑस्मोटिक डायरेटिक। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लूप डायरेटिक। एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले, थीनिक असेंडिंग लूप। एग्जाम्पल फ्रूसेमाइड जिसको लेसिक्स बोलते हैं, टोर्सीमाइड जिसको हम डिस्ट्रॉयस बोलते हैं। साइड इफ़ेक्ट में हाइपोकैलीमिया, टिटनस करवाती है। फिर एक के स्पेरिंग यानी कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। दिस ड्रग्स हैव स्पेरिंग बिहाइंड इफेक्ट ऑफ पोटेशियम इंक्रीज यूरिन आउटपुट। एग्जाम्पल स्पिनोएक्टिन, एल्डोस्ट्रॉन भी बोलते हैं। साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपरकैलीमिया, गाइनोमाइसाइटिस। इसमें डी यानी डिजॉक्सिन देंगे, INH देंगे, आइसोनाइजाइड, स्पिनेलोटोन देंगे,
कैमेटिनिन देंगे जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, और एस्ट्रोजन देंगे। फिर थर्ड है थाइजाइड डायूरेटिक। इसमें क्या है, देयर आर द एजेंट दैट एक्ट ऑन डायूरेटिक, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। एग्जाम्पल हो गए HCT यानी कि हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हैज़ेट। इसमें क्या होता है, एंटी लिपिड ड्रग्स होती है। दिस ड्रग्स आर द ड्रग्स विच डिक्रीज लिपिड लेवल। इसमें हम लिखेंगे एट्रोवेस्टिडिन, रोजोवेस्टिडिन, सिमोवेस्टिडिन, ये ड्रग्स यूज़ करेंगे। डाइट क्या देंगे, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, लो सोडियम ले, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ले, हाई फाइबर्स डाइट ले, एक्सरसाइज करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एक्टिविटी लाइफ स्टाइल, एंडोस्पिरियस। फिर हम पढ़ेंगे CAD या IHD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इच्छमिक हार्ट डिजीज़। फिर इसके अंदर है एंजाइना पेक्टोसिस और MI, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। या इसी में पढ़ ले हम ये क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ और इच्छमिक हार्ट डिजीज़। चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।